नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका पावर कॉरिडोर के नए एपिसोड में। आज इस एपिसोड में बात होगी तमाम उन राजनीतिक मुद्दों की जो सुर्खियों में बनी रही। बात होगी अयोध्या राम मंदिर के चंदे चोरी की। फिर उसके बाद बात करेंगे मोहन यादव के लैंड स्कैम की भी, जो उनके ऊपर काफी गंभीर आरोप लगे हैं। फिर बात करेंगे जो अभी सियासी हलचल दिल्ली के गलियारों में तेज है कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कैबिनेट रीशफल हो सकता है। इस पर भी चर्चा करना आवश्यक है। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। अयोध्या में जो चंदे चोरी का मामला सामने आया, समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक ने यह आरोप लगाया, फिर अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया। उसके बाद से ही ये मुद्दा यूपी की राजनीति में ही नहीं, भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है। मामला इतना गंभीर हो गया कि उत्तर प्रदेश सरकार को यानी योगी जी को एक एसआईटी की टीम गठन करना पड़ा। अब 23 तारीख को एसआईटी की टीम ने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट योगी जी को सौंप दिया है। उसके बाद से ही योगी जी अब इस मूड में दिखाई दे रहे हैं कि वो किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं। 26 तारीख को ही उन्होंने 8 एफआईआर दर्ज किए और उसके बाद जो राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, उन पर भी काफी गंभीर आरोप है। उन्होंने रिजाइन कर दिया। ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा ने रिजाइन कर दिया। तो लोग ये कह रहे हैं कि योगी जी इस मुद्दे को पर्सनली ले रहे हैं, क्योंकि देखिए मामला बहुत गंभीर है और 2027 में यूपी के चुनाव है। ऐसे लोगों की वजह से कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के इमेज को डेंट तो पहुंचता ही है। और योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को पर्सनली इस वजह से भी लेना है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है और विपक्ष ने इस मुद्दे को कैच कर लिया है। अखिलेश यादव या यादव परिवार कितना बड़ा राम भक्त है ये तो देश जानता ही है। इनके परिवार पर, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने का आरोप भी है और ये काला अध्याय कभी भी जनता नहीं भूलेगी। लेकिन फिर भी आज भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको थाल में सजाकर ये मुद्दा सौंपा है कि वो इस पर राजनीति कर सके और भाजपा आज बैकफुट पर नजर आ रही है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया में अश्योर किया, एक काफी एग्रेसिव स्पीच दिया कि एक एक व्यक्ति, 1 रुपए की भी अगर किसी ने चोरी की हो, राम मंदिर से करोड़ों राम भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है, अगर 1 रुपए की भी चोरी हुई है तो उस पर कठोर कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है। और ये दिख भी रहा है क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट भी, हालांकि ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुआ है, उसके बावजूद काफी कार्रवाई हो रही है। अब इसी मुद्दे पर एक विषय और भी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद पर भी बात करना जरूरी है, क्योंकि आज चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसे लोग जो कि आरएसएस के बैकग्राउंड से हैं, विश्व हिंदू परिषद के काफी पुराने कार्यकर्ता रहे, उनके नेतृत्व में इतनी बड़ी घटना हो गई। बताया जा रहा है 7 करोड़ से ऊपर, 7 करोड़ तो काफी छोटी रकम है, ये मामला 200 करोड़ तक जा सकता है। और इतनी बड़ी घटना देश को झकझोर दिया, क्योंकि ये राम मंदिर का जो विषय है ये भाजपा के लिए काफी सेंसिटिव विषय है, भाजपा ही नहीं पूरे संघ परिवार के लिए काफी सेंसिटिव विषय है। अब आरएसएस को यह तय करना है कि उन्हें संघ की प्रतिष्ठा को बचानी है या फिर प्रचारक को। चंपत राय आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं। अगर आरएसएस और वीएचपी सख्त कार्रवाई की मांग उन पर नहीं करता है, इससे बहुत बुरा संदेश पूरे देश भर में जाएगा, क्योंकि संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। 100 वर्षों में जो संघ ने अपनी इमेज बनाई वो 100 दिन में चंपत राय ने खत्म कर दिया है। अब आते हैं उज्जैन पर। मोहन यादव ने काफी बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। भाजपा के लिए ये हफ्ता, कह सकते हैं ये जो 14-15 दिन जो है, ये काफी कठिन समय बीत रहा है। तो मोहन यादव ने यह ठाना कि मैं क्यों पीछे रहूं। प्रभु श्री राम के घटना के बाद उन्होंने अब महाकाल की नगरी में जबरदस्त धूम मचा दिया। इंडियन एक्सप्रेस ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट रिलीज की। उसके मुताबिक मोहन यादव जब दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद से ही उनके परिवार के सभी सदस्य, उन सभी सदस्यों की प्रॉपर्टीज में रिकॉर्ड वृद्धि आई है। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही उन्होंने 137 प्लॉट्स उज्जैन में खरीदे हैं। तकरीबन 167 एकड़ की वो प्लॉट्स हैं। यहां भी मामला खत्म नहीं होता। मामला ये है, एक उज्जैन मास्टर प्लान 2035 लागू हुआ है। बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आया हुआ है, काफी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चालू है। तो ये जो जमीनें यादव परिवार की हैं, उनमें से मैक्सिमम जमीन इस डेवलपमेंट प्लान के अंदर आ चुका है। तो ये जो जमीनों की कीमत औने पौने दाम में जो यादव परिवारों ने खरीदा था, आज करोड़ों रुपए में इनकी कीमत है। अब जनता ये पूछ रही है कि क्या जो ये मास्टर प्लान डिजाइन ही इस क्राइटेरिया पे किया गया कि उनकी जमीनें इसमें शामिल हो जाए, या फिर मोहन यादव को पहले से ही पता था कि मास्टर प्लान कहां लगने वाला है और उन्होंने फिर उस हिसाब से जमीन खरीदी। तो दोनों ही विषय में ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और उन्होंने अपना पद का मिसयूज किया, ये नजर आता है। इस इंसिडेंट के बाद भाजपा बैकफुट पे नजर आ रही है।
2014 के बाद से ही भाजपा इतने बैकफुट पर कभी नजर नहीं आई। नीट के पेपर लीक का विषय हो, राम मंदिर डोनेशन का मिसमैनेजमेंट हो, उज्जैन का ये इशू हो और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, भाजपा इतने बैकफुट पर कभी दिखाई नहीं दी। और कारण इसका भाजपा ही है। भाजपा के अंदर ऐसे भ्रष्ट नेता जिन्होंने केंद्रीय नेतृत्व की जो पूरी इमेज है उसको ताक पर रखकर सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है। और इसको भाजपा अगर तुरंत रेक्टिफाई नहीं करेगी तो लॉन्ग टर्म में भाजपा इसको भुगतने वाली है। क्योंकि भाजपा को कांग्रेस पार्टी हराए या ना हराए, भाजपा को अंदर से ही उनके नेता हरा सकते हैं। अब आते हैं दिल्ली में। कैबिनेट रीशफल का माहौल गर्म है। बता दें, जॉर्ज कुरियन को राज्यसभा में वापस से रीअपॉइंट नहीं किया गया। इसके बाद से ये न्यूज आने लगी कि अब कैबिनेट रीशफल हो सकता है, क्योंकि जॉर्ज कुरियन एमओएस है माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री में, तो अब वो वापस से मंत्री तो नहीं बनने जा रहे हैं। इस वजह से मंत्रालय में काफी फेरबदल होगी, ऐसी न्यूज काफी सोर्सेस के द्वारा आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप सिंह पुरी की छुट्टी हो सकती है, ऐसी भी खबरें हैं, क्योंकि इन्होंने सरकार की इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि अनुराग ठाकुर की वापसी भी हो सकती है। एक अच्छे युवा चेहरे के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी, बहुत ही अच्छे वक्ता भी हैं, उनकी वापसी हो सकती है। एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि शिवसेना यूबीटी का जो ग्रुप था, उद्धव ठाकरे का जो ग्रुप था, उसको अब पूरी तरीके से खत्म करके जो 6 सांसद एकनाथ शिंदे ने अपने पार्टी में मर्ज किए, उसके बाद से ही एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो काफी मजबूत दिखाई दे रही है। तो अब भाजपा को कुछ गिफ्ट तो देना ही होगा। निर्मला सीतारमन को एचआरडी मिनिस्ट्री, जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री है, वो भी मिल सकता है। तो इससे संदेश यही है कि धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी तो अब तय है। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक काफी चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। काफी सोर्सेज ने यह भी रिवील किया कि जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, वो कैबिनेट में आ सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के काफी खास शक्तिकांता दास को बताया जाता है, और उन्होंने जब आरबीआई के गवर्नर रहते हुए इन्फ्लेशन मैनेजमेंट में बहुत ही अद्वितीय काम किया। उसके बाद से ही नरेंद्र मोदी के काफी खास लोगों में उनका नाम शुमार है। तो अब देखना होगा कि किसकी विदाई होती है और किसकी एंट्री। लेकिन यह है कि युवा चेहरों की संख्या अब बढ़ने वाली है। 2027 के यूपी इलेक्शन को देखते हुए कई चेहरे सेंट्रल कैबिनेट में शामिल किए जाएंगे। लेकिन भाजपा के लिए अभी जो इंसिडेंट्स काफी आ रहे हैं, इसको तुरंत रेक्टिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि यूपी के इलेक्शंस अगर उनको जीतना है तो ऐसे मुद्दे उनको काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी तरह के राजनीतिक मुद्दों के एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पावर कॉरिडोर। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत धन्यवाद।